तो जो जीत का अंतर रहा वो प्रदेश में सबसे कम जीत का अंतर आपके बीच रहा, लगभग 16 वोटों के अंतर से आप जीते हैं। हाँ। क्या लगता, कैसा लगा उस समय, आपके मन में क्या चल रहा था, जब विश्वास हो रहा था, नहीं हो रहा था, क्या लग रहा था? नहीं, मेरे को तो विश्वास था और कि हम जीतेंगे। और हमने आज हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व जो है, चुनाव में अनुभव बहुत मायने रखता है और अनुभव के साथ साथ पैसा, कैसा टक्कर था दोनों के बीच में? नहीं, अनुभव और पैसा और जनता, सब चीज उनके पास था कि यहाँ बहुत संभावनाएं हैं पर्यटन को लेकर। अगर मैं जीत कर आऊँगा तो मुझे काम करना है पर्यटन के क्षेत्र में, ताकि जो रोजगार के अवसर है या फिर जो यहाँ प्राकृतिक सुंदरता है वो लोगों तक पहुँच सके। तो उसके लिए क्या आपके पास प्लान है, क्या तैयार शुरू कर चुके हैं? हाँ, प्लान तैयार किया हूँ। जैसे हमारा किसानी के क्षेत्र है, तो मेरा जो दुधावा जो बांध है, बस्तर संभाग में धर्मांतरण की बात लगातार उठकर आती रहती है कि कांकेर भी इससे प्रभावित है? नहीं, कांकेर प्रभावित नहीं, बस्तर प्रभावित नहीं है। सोचिए समझिए है कि जो अपने जाति धर्म में रहते हैं वही सर्वोपरि है। एक साल अभी होने को है भाजपा सरकार को छत्तीसगढ़ में, लेकिन जो हालात अभी वर्तमान में दिख रही है कानून व्यवस्था की, चाहे कवर्धा की बात करें या सूरजपुर की बात करें या बलौदा बाजार की बात करें, क्या लगता है ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? नहीं, काम तो कर रहे हैं, है ना, लोगों को जोड़ रहे हैं और जो ये अपराध ये सब चीज़ धीरे धीरे सब समाप्त होंगे। और हमारे तो जो वजन है और हमारे जो डिप्टी सीएम है, गृह मंत्री के जो पद में है हमारे विजय शर्मा जी, बहुत एक्टिव आदमी, बहुत। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, नेता मंत्री विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं उनके जीवन के बारे में और संघर्ष को, साथ ही कुछ ऐसे सवाल जिसका सीधा सरोकार है आपसे। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं कांकेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक आशाराम नेताम जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले सर, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक जाने और हमारे अंदर भी उत्सुकता रहती है कि कौन है आशाराम नेताम जी, कैसे राजनीति में आए, शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं एक गांव से हूँ और हमारा जो गांव है 6 किलोमीटर दूरी है कांकेर से, और मैं एक किसान परिवार से हूँ और मैं खुद किसान हूँ। और किसानी के क्षेत्र में मैं हर प्रकार की खेती करता हूँ, धान का करता हूँ, दलहन का करता हूँ, तिलहन का करता हूँ और मछली पालन भी करता हूँ। और ये जो राजनीतिक जीवन हमारे यहाँ कोई राजनीतिक क्षेत्र से नहीं थे और हमने सेवा भाव से लोगों से जुड़े और सेवा करते करते आज हम भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य बने और वहाँ से हमें बहुत इज्जत सम्मान, एक माँ बाप के प्रेम जैसा हमको व्यवहार मिला, संबंध मिला, संस्कार मिला, जो भारतीय जनता पार्टी ने मिला। हमें कभी आज तक छोटा पदाधिकारी बड़ा पदाधिकारी हमको कभी नहीं सोचे। वो लोग जितने भी बड़े पदाधिकारी हमको इज्जत दिए, छोटे पदाधिकारी भी इज्जत दिए। कहीं हम रास्ते से भटक गए या कोई परेशानी हुआ तो वो लोगों ने बताए, अपना समझ के बताए। मैं उन सभी देवतुल्य कार्यकर्ता, राष्ट्रीय नेतृत्व, राज्य नेतृत्व और हमारे जिला सह नेतृत्व के सभी पदाधिकारियों को प्रणाम भी करता हूँ, आभार व्यक्त भी करता हूँ। जी सर, आपका बैकग्राउंड राजनीतिक रहा नहीं है, तो क्या, क्योंकि आप किसान भी हैं, तो आपको शुरू से राजनीति में रुचि थी? आप जान रहे थे कि आने वाले समय मुझे राजनीति में जाना है? जी, मुझे लोगों की जो मनोभाव था कि राजनीति में हमको जाना है और पढ़ाई जो था मेरा सिलसिला, मेरे को 10वीं से राजनीति में थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा और मैं इससे आके कुछ क्षेत्र का विकास करूं, लोगों का विकास करूं, ऐसे करके सशक्त संपर्क था मेरा। ना मेरे परिवार में दूर दूर तक राजनीति से कोई नहीं था, ना उस क्षेत्र में कोई सरपंच बने, ना गांव के कोई जनपद सदस्य बने या पंच बने, ऐसा नहीं है। और मुझे
ऐसे काम करते करते किसान के क्षेत्र में मुझे जनपद सदस्य एक बार बनने का मौका मिला और क्षेत्र के जो जितने भी जनता है, जनार्दन है, उनका भरपूर आशीर्वाद मिला मुझे और उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे निर्विरोध जनपद सदस्य चुने और मैंने जो जनपद सदस्य को मैं उसको एक भगवान की तरह और भगवानी है मेरा जो पद था जनता ने मुझे दिया था उसे मैं भगवान की तरह पूजा, उनसे मांगा और क्षेत्र के विकास करना शुरू किया और विकास करने के साथ राजनीति में आने से किसी के साथ छोटा बड़ा होता है। किसी का काम हुआ तो अच्छा बोलता है, किसी का काम नहीं हो तो गाली देता है और कोई शिक्षित आदमी का काम नहीं होता तो बोलता है कि यार ये ऊंच नीच में तो होते रहता है, हर काम कहाँ से संभव होगा। मुझे सब बात का मिला और मैं आगे बढ़ते गए और संगठन में मैं काम करता था और आज भी करता हूँ। संगठन में रही सर्वोपरि। जो संगठन का निचले स्तर है वहाँ से लेकर आज विधायक है, सभी पदों में आप रहे, काम किए हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को मैं बार बार आभार व्यक्त करता हूँ। वो भी मेरा जो पार्टी है, मेरा माँ है, मेरा बाप है, उसने मुझे सदस्यता बनाई। वहाँ से छोटे छोटे पद में मुझे जैसा मेरा चलने का, सोचने का, वैसे से मुझे पद भी मिला। हाँ। और उस पद से मैंने सीखते बढ़ गया जी। मुझे पहली प्राथमिक सदस्य बना, उसके बाद उनको लगा कि इनको मंडल में रख के सक्रिय सदस्य बनाए, तो हमने सक्रिय सदस्य थे, काम करते करते उनको लगा कि मंडल का मंत्री बनाए, तो फिर हमने उस मंत्री पद को भी हमने बहुत ईमानदारी से, लगन से काम किया। उसके बाद उन्हें जो हमारे वरिष्ठ शिल्पकार हैं उनको लगा कि इनको महामंत्री बनाए मंडल में, तो महामंत्री का दायित्व निभाया। उनके बाद आगे बढ़ते गए, फिर हमको मंडल अध्यक्ष बनाए, मंडल अध्यक्ष के दायित्व होते हुए हमको जिला अध्यक्ष बनाए। लेकिन जो संगठन ने जो काम देता है उसे अपना समझकर, अपना कर्तव्य समझकर हमको निष्पक्ष होकर, निर्भीक होकर काम करना है। धोखा देना यानी खुद को धोखा देना, मुझे ये महसूस हुआ। और आज पार्टी के आशीर्वाद, पार्टी के बड़े नेताओं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो हमारे मार्गदर्शक हैं, नरेंद्र मोदी जी, हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी, और हमारे गुरु कहा जाए तो अमित शाह जी हैं। फिर यहाँ आए तो हमारे मार्गदर्शन के रूप में हमें दिए संगठन शिल्पी, और हमारे मुख्यमंत्री, हम वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो हम सतत मार्गदर्शन लेते थे। और अपना कभी प्रदेश अध्यक्ष का उसने नहीं कहा, एक छोटे भाई की तरह हमारे जो विष्णुदेव साय जी हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री, हमेशा एक छोटे भाई की तरह मार्गदर्शन दिए। और हमारे जो हैं, हमारे पवन साय जी हैं और हमारे सौदान सिंह जी भी हैं, हमेशा मार्गदर्शन दिए एक छोटे भाई के। कभी उनने कि इतना बड़ा पद है और इतना छोटा है, कभी ऐसा जी माने नहीं। सर, ये हमेशा देखा जाता है जब जैसे कि हम दूसरा रास्ता पकड़ते हैं तो ऐसा कुछ हम लोग के बीच होता है, हम लोग के साथ होता है, जिसको जब ठोकर लगती है तब हम लोग को लगता है कि नहीं, अब मुझे इस रास्ते को छोड़ के इस रास्ते में आना है। आप किसान थे, आप राजनीति में आए, तो कुछ आपके साथ ऐसा हुआ, घटना घटा? नहीं, आपको लगा क्या है, मैं किसी को भी बोलना चाहता हूँ, जनता जनार्दन को बोलना चाहता हूँ, या मैं स्कूल के विद्यार्थियों को भी बोलना चाहता हूँ, रास्ता और लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि मुझे उसमें पाना है, उसमें पहुँचना है। एक लक्ष्य ले, जैसे हम कांकेर से, हमारा जो निवास स्थान भिवार्ती है और हमको कांकेर जाना है, हम एक ही सीधा रास्ता में जाएंगे तो हम पहुंचेंगे, आने उस समय लगेगा 1 घंटा, और हम शॉर्टकट जाएंगे तो आधा घंटा लगेगा। लेकिन ये हमको कंफर्म नहीं मालूम है कि शॉर्टकट जाएंगे और रास्ते में कहीं बीच में गड्ढा है, हम आधा घंटा के चक्कर में हम उस गड्ढा में फंस गए तो हमारा 3 घंटा लगा ना। और हम जिस रास्ते से हम सीधा जाना चाहते हैं तो रोड बना है, हम पहुंच सकते हैं, लेकिन जीवन में कभी शॉर्टकट की रास्ता कभी अपनाना नहीं, और उसीलिए आदमी पीछे हो जाता है। तो रास्ता सीधा सीधा हो और जो पहुंचने का मार्ग हो आसानी से हो, यही मैं लोगों से कहना चाहता हूँ। जी, पहली बार आप विधानसभा चुनाव लड़े जी, पहली बार में आपको जीत मिली। आपके जो विपक्ष में थे ध्रुव जी, हाँ,
तो जो जीत का अंतर रहा वो प्रदेश में सबसे कम जीत का अंतर आपके बीच रहा, लगभग 16 वोटों के अंतर से आप जीते हैं। हाँ। क्या लगता, कैसा लगा उस समय, आपके मन में क्या चल रहा था, जब विश्वास हो रहा था, नहीं हो रहा था, क्या लग रहा था? नहीं, मेरे को तो विश्वास था और कि हम जीतेंगे। और हमने आज हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व जो है हम पर करके विश्वास करके हमने वो टिकट 4 महीना पहले दिया था, उसको मैं तो आभार मानता हूँ। और उसने जो नियम हमारे लिए बनाए थे बहुत अच्छा बनाए थे। हमारे माँ है, बाप है, जो हमारे जो प्रत्याशी दिए हैं वो गांव गरीब किसान का बेटा है और इसको हम पहले टिकट देंगे तो कुछ कर सकेंगे। तो हम उसी दिन ठान लिए कि जो हो जाए। आज हमारे माँ बाप भारतीय जनता पार्टी है, उसने हमें बहुत इज्जत सम्मान मिला है और हमारे पर भरोसा किया है। और जैसे ही उसने टिकट दिया उस दिन से हमने चलना शुरू किया। तो हमने जब तक चुनाव नहीं हुआ उस दिन तक हम थमे नहीं, रात दिन चलते रहे, 24 घंटा चलते रहे, क्योंकि हमको भरोसा उन पर जो हम पर किए हैं पार्टी ने, उस पर हम कैसा खरा उतरे। उनको हम जैसे कोई चीज़ में सोने भी लगता था या हमको नींद लगना या थकान लगता तो हमने पहले ही हमारी पार्टी को याद करते थे कि हमारे ऊपर कितना विश्वास किया है और हम विश्वास में खरा उतरेंगे तो उनके ऊपर क्या बीतेगा। ऐसे करके हमने चलते चलते हम सोते थे। और जितने विधानसभा थे हमने आग्रह किया और उसने हमको माना। और जो नहीं जानते थे हम उनके घर द्वार में जाते थे और उसने हमको देखा, जाना, पहचाना। तो उसने वोट भी दिया, आशीर्वाद भी दिया। और भूख लगते थे तो हम उनको खाने भी मांगते थे, जो बनाए रहते थे उनको हमको खाने भी देते थे। 16 वोट का अंतर आपको हजम हो रहा था? क्योंकि कभी ऊपर कभी नीचे रिकाउंटिंग हो जाएगा तो पता नहीं पाला किस तरफ चला जाएगा, धकधकी था अंदर में? नहीं, कोई धकधकी। मेरे आत्मविश्वास सबसे बड़ा भगवान है और जो मेहनत किया हूँ वो मुझे मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास था। मैं तो सब चीज़ ऊपर वाले के ऊपर सौंपता हूँ। मेहनत मैं खुद करता हूँ, ऊपर वाले ने, मैं मेहनत किया हूँ तो मेरे मालिक ने जरूर मुझे देगा, ये मेरे विश्वास। ध्रुव जी एक बार विधायक रह चुके थे, आप पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव में अनुभव बहुत मायने रखता है और अनुभव के साथ साथ पैसा, कैसा टक्कर था दोनों के बीच में? नहीं, अनुभव और पैसा और जनता, सब चीज़ उनके पास था और हमारे पास जनता था। और जो आशीर्वाद ही मेरा पैसा था जनता का, और उसी से मैं बहुत खुश था। मुझे तो चुनाव के समय जो किसके नहीं था उसने भी अपने अचरा से निकाल कर पैसा देता था कि बेटा तुमको चुनाव जीतना है और ये मेरे कुछ काम आएगा, तो मुझे पैसा, जो माताएं हैं उसने अचरा से निकाल कर पैसा दे दिए। तो मैं उसी दिन जान गया कि माताओं का आशीर्वाद है और माताओं का आशीर्वाद ने मुझे मिला। 16 आना सत्य है, जो उसने कहा हुआ। और जो माताओं ने 16 माताओं ने आशीर्वाद दिया वही माता की कृपा है। ये सबसे बड़ा महत्व है। ये हमने सब लोग ने जो गांव में बोलते हैं अच्छा, नारे में जो गठियाए रहते हैं उसे गठरी से निकाल कर मुझे पैसा देते थे। उसी दिन मैं जान गया कि मुझे मिल रहा है। जी, सत्ता का अहंकार भारी पड़ गया या शिशुपाल सोरी का जो सिटिंग एमएलए थे उनका टीट काटना भारी पड़ गया कांग्रेस को? देखिए, उनका अलग अलग विचार और है, काम करने का तरीका कैसा है उसको तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्रतिद्वंदी थे, कोई भी हो, हमको लड़ना था, सरकार रहे या नेता रहे। लेकिन जिस फील्ड ने मुझे मार्गदर्शन दिया है, मुझे काम करने के लिए भेजा है, और हम किसी को बड़ा नहीं समझते, सब हमारे सामान्य रूप से हैं और काम करते जाना है और उसका हमको आगे बढ़ना है। जी, हमारा मनोभाव है। चुनाव प्रचार के दौरान आपसे हमारी चर्चा होती रहती थी, तो उसमें आप बोलते थे कि क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसको लेकर हम जनता तक जा रहे हैं। तो जब आप जीत कर आ चुके हैं तो क्षेत्रीय मुद्दे में क्या आप सिलेक्ट कर पाएँ कि हाँ ये भी जो प्राथमिक मुद्दे हैं जिसको मुझे इसको सॉर्ट आउट करना है? जी, क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं, रोड हैं,
पुल पुलिया हैं और एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ना है। तो चुनाव के समय बहुत काम भी शुरू हुआ, उससे भी जनता को बहुत हुआ कि ये कुछ कर सकता है। और बहुत हमारी जो केंद्र में सरकार था उस समय और अभी भी है, तो केंद्र सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया कि चुनाव लड़ रहा है तो वहां से फंड जारी करके काम शुरू करना, ये करना वो करना, बहुत कुछ किया। हम उसके जीवन भर आभारी रहेंगे और हमें जीतने के लिए पूरा 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 सहयोग केंद्र ने दिया जी। बस्तर का द्वार कहा जाता है कांकेर को जी। लेकिन जिस प्रकार का विकास यहाँ मिलना चाहिए जनता को, उससे अभी तक दूर है। क्या इससे पहले जो यहाँ विधायक जब जो प्रतिनिधि चुन करते थे अपने दायित्वों को ठीक से निर्वहन नहीं कर पाए? वो अलग अलग अपने मसला है, उसने नहीं किया करके हमको बिठाया गया है। अब हमारा दायित्व है कि हम शहर को कैसे सजाएं, कैसे करें, और रात दिन मैं उसी में चिंता में लगा हूँ और उसमें अच्छा सा हो करके कर रहा हूँ। और जो जो कमी है उसको मैं रात दिन चिंतन और मनन करके शहर को अच्छा करना, गांव को अच्छा करने में बहुत प्रयास हूँ। और हमारी जो डबल इंजन की जो सरकार है उसमें सब देगा और सब करेंगे। हमें भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं तो विकास के नाम से जानते हैं और सब चीज़ करेंगे। और जो जो मांग कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी आसानी से दे रहे हैं, हमारे डिप्टी सीएम आसानी से दे रहे हैं, बड़े भैया अरुण साहु जी हैं हमारे प्रभारी बन के आए हैं, हमारे पालक के रूप में बन के आए हैं, हमारा बड़े भाई बन के रूप में एक प्रभारी मंत्री बन के आए। और जो शहर को सजाने का है उन पे दायित्व है तो नगरीय प्रशासन के मंत्री हैं, और रोड को सजाने की बात है तो वो PWD मंत्री हैं। ये सब चीज़ है, ये हमारे वो सब आके यहाँ प्रभारी के रूप में है तो उनका ही दायित्व बनता है। तो बड़े भाई जैसे जैसे करेंगे डिप्टी सीएम जी, और सब जमीन में दिखेगा जी। और जनता का जो मांग है मांगी अनुसार सब काम होगा जी। चुनाव के दौरान आप एक जो मुद्दा था बहुत गंभीरता से उसको लिए, जनता तक जब पहुँचते थे जनता के बीच में तो उसको बार बार बोलते थे कि यहाँ बहुत संभावनाएं हैं पर्यटन को लेकर, अगर मैं जीत कर आऊँगा तो मुझे काम करना है पर्यटन के क्षेत्र में, ताकि जो रोज़गार के अवसर है या फिर जो यहाँ प्राकृतिक सुंदरता है वो लोगों तक पहुँच सके। तो उसके लिए क्या आपके पास प्लान है, क्या तैयार शुरू कर चुके हैं? हाँ, प्लान तैयार किया हूँ। जैसे हमारा किसानी के क्षेत्र है तो मेरा जो दुधावा जो बांध है, जो दोनों तरफ केनाल बने, हमारे किसान भाई हम किसान उनको पानी आसानी से मिले, उनकी जो किसानी से डबल खेती करें, और पानी आने से इस क्षेत्र के जो है जल स्तर भी ऊपर आएगा, तालाब भरेंगे, कुआं भरेगा, नरवा नारा भरेगा, गड्ढा भरेंगे। तो हमारी जो बोर है आज 200-300 फीट में पानी निकलता है वो 100 फीट में निकले, ये सबसे बड़ा मेरा प्राथमिकता है। और इससे आय भी जुड़ेगा क्योंकि हम किसान हैं, किसान डबल फसल का रहेगा, एक गर्मी का एक बरसात का, तो उनका भी आय आसानी से बढ़ेगा, इससे भी लोग रोजगार से जुड़ेंगे। और जैसे पर्यटन की दृष्टि है उनका भी हम मांगे अनुसार दुधाव पर्यटन है, हमारे जो जलाशय है बेवर्ती है, हमारे कांकेर के जितने जलाशय हैं उन लोगों को करेंगे, कहीं नाव चलेगा, कहीं बोटिंग होगा, कहीं गार्डनिंग होगा, तो लोग देखने आएंगे। तो जैसे 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया ये रोटेशन आएगा तो किसी समूह को या किसी भाई को काम मिलेगा तो 2 पैसा आएगा। यही रोजगार का जोड़ने का मुख्य उद्देश्य है। जी। पलायन भी एक समस्या रही है इस क्षेत्र में। पलायन, हाँ पलायन एक समस्या तो है, क्योंकि बोर गाड़ी में जाना, कोई और कमाने जाना, क्योंकि जो यहाँ पैसा 100 रुपये मिल रहा है और वही 200 रुपये मिलेगा करके वो लोग जाते थे। तो इसको भी कंट्रोल करेंगे, क्योंकि 200 रुपया हमको दे रहे हैं, जैसे अपने महाराष्ट्र में तो 200 रुपये में 100 रुपये तो उसको मिल गया, किराया 100 रुपया होगा तो उसमें कमाई क्या है। लेकिन कमाने कहाँ जा रहे हैं? महाराष्ट्र में। बोलने में भी लगता है कि हमने बाहर कमाना है, और यहाँ जो 200-250 का महत्व नहीं, ऐसा टाइप का भी लोगों में सोच है, और सोच है तो उसको सोच को तो आप बदल नहीं सकते। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि भैया अपने परिवार के साथ रहिए, माता पिता के साथ रहिए, वो 200 के चक्कर में मत जाइए, आप यही 200-250 कमाइए। आज रेट भी बढ़ गया है, रोजी भी बढ़ गया है,
और कमा के अपने माता पिता का सेवा करिए, अपने क्षेत्र का सेवा करिए, जो समस्या है उसको बताइए, हम मिलके करेंगे जी, ये भाव रखेंगे जी और रखते हैं जी। हॉस्पिटल के लिए बिल्डिंग्स है और स्कूल भवन से, लेकिन स्कूल में टीचर्स की कमी है, हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी है। इसके लिए भी आप कुछ प्रयास कर रहे हैं ताकि बेहतर इलाज मिल सके यहाँ की जनता मेरा को? पहली प्राथमिकता है शिक्षा, जल, स्वास्थ्य और लाइट, ये मेरा प्राथमिकता शिक्षा है, प्राथमिकता मांग है और प्राथमिकता ही मेरा उद्देश्य है। स्वास्थ्य, जैसे ही मैंने चुनाव जीता, यहाँ की जो पुल पुलिया नहीं अधूरा था उसके हमने बनाने के बहुत प्रयास किए और उन ठेकेदारों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिस समय ने उसने बोले थे वो पुल पुलिया का निर्माण किया। और स्वास्थ्य विभाग के लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जैसे चुनाव जीता और मैं हॉस्पिटल में पहुंचा, उसने भी सहयोग किया, लगा और काम करने शुरू किए, सफाई में ध्यान दिए। तो कर रहे हैं, क्योंकि मुखिया को जाना है, लोगों से जुड़ना है, आग्रह करना है, मांगना है, तभी कुछ होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। और अभी बिजली विभाग भी अच्छा बहुत प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ अच्छा हो, 24 घंटा लाइट मिले, ऐसे करके सब लोग अच्छा कर्मचारी हैं हमारे जिले में। यहाँ के कलेक्टर अच्छे हैं, जिला पंचायत सीओ अच्छे हैं, सभी लोग हैं और अच्छे इसलिए हैं कि सब लोग ने 24 घंटा तत्परता से खड़े रहते हैं कि इस काम को करना है या नहीं करना है, हम बताएं तो तुरंत करना है। और हम तो बोलते हैं कि जो करना नहीं है काम तो आपने बिल्कुल बता दीजिए कि अपने एरिया में जाना चाहते हैं, कि अपने गांव में काम करना चाहते हैं तो उसी गांव में जाइए, समय व्यर्थ मत करिए। सरकार ने आपको तनख्वाह देता है तो तनख्वाह के हिसाब से काम करिए, फ्री में थोड़ी कर रहे हो काम, उससे हमारा परिवार चल रहा है, घर चल रहा है, इसे बड़ा गंभीरता से लेकर काम करिए। आपका भी नाम होगा, क्षेत्र का भी नाम होगा, साथ साथ में हमारा भी नाम होगा। इसलिए हम 24 घंटा लोगों से बात करना, काम करना, और हमके यहाँ कोढ़िया आदमी चाहिए नहीं। अब कोढ़िया को आप जानते हो, हम किसान आदमी हैं, हम बर्दाश्त तो करते ही नहीं जी, है ना। कोढ़िया बोलते हैं कि तुमको कोढ़िया भी पन है तो आप बैठ जाओ जी, या अपने एरिया में चले जाओ, हमको इस एरिया को अच्छा करना है जी। इसमें दो मत नहीं है कि महतारी वंदन योजना बीजेपी के पास जो सत्ता है अभी वर्तमान में है, उसको लाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक और मांग निकल कर सामने आ रही है कि जो पहला फेज़ था, जो जितनी भी महिलाएं उनको इसका योजना का लाभ मिल रहा है, और एक फेज़ इसका स्टार्ट किया जाए ताकि जो छूट गए पे जो जिनकी नई शादी हुई है उनको इसका लाभ मिल सके। तो इसके लिए भी आपकी सरकार प्रयास कर रही है? हाँ, सरकार प्रयास की और हमने हमारे मुखिया को बता भी दिए हैं और उसने पूरा तैयारी भी कर रहे हैं कि जो दे रहे हैं तो जो छूट गए उसको पूरे ऑनलाइन के माध्यम से फिर फॉर्म मंगाएंगे और उनको भी देंगे। ये सरकार का है जो महत्वाकांक्षी योजना है, लोगों को जोड़ना, लोगों की सेवा करना और उनको जो छूटा है उनको फिर जोड़ के देना। जी, चूँकि आप खुद एक किसान हैं और आपका क्षेत्र कृषि प्रधान एरिया है, तो यहाँ के जो किसानों की जो मुख्य समस्या है वो खाद को लेकर हो गया, सिंचाई को लेकर, बिजली को लेकर हो गया, और इससे बड़ा समस्या आती है जब सब चीज़ अच्छे से हो जाता है तो प्रबंधन की, जब बेचने जाते हैं तो वहाँ अव्यवस्था ज़्यादा रहती है। इस पर भी काम कर रहे हैं? हाँ, मैंने कहा कि पानी की व्यवस्था, जो थोड़ा नाला है, नदी है, इसको जोड़ना, खेतों तक पहुँचाना और लाइट की सुविधा करना। अभी लाइट का जो हमने चर्चा की है और हमने मुख्यमंत्री जी को मांगे हैं, तो उसने कहा कि अब जो गांव की लाइट अलग करेंगे और खेतों की लाइट अलग करेंगे। इससे जनता को भी परेशानी नहीं होगा और किसान को भी परेशानी नहीं होगा। ऐसा हमको मुख्यमंत्री ने बताया और नियम भी बताया। हम मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं, प्रणाम करते हैं कि किसानों का लाइट अलग होना, गांव का लाइट अलग होना, एक कोई किसी ने नहीं सोचा, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री ने सोचा। बहुत अच्छा है जी। बस्तर बस्तर संभाग में धर्मांतरण की बात लगातार उठकर आती रहती है कि कांकेर भी इससे प्रभावित है? नहीं, कांकेर प्रभावित नहीं, बस्तर प्रभावित नहीं है। सोचिए, समझिए है कि जो अपने जाति धर्म में रहते हैं वही सर्वोपरि है। जैसे
हमने जिस काम में कर रहे हैं और उस काम से हम दूसरे काम को ध्यान दें तो उसका कोई महत्व नहीं होता। मैं आदिवासी हूँ, आदिवासी होकर मैं धर्म परिवर्तन करूंगा तो मुझे आदिवासी जानेंगे, जो बेनिफिट मिलना है आदिवासी से मिलना है, और धर्म परिवर्तन करना है वो काया है, उसका सोच ही ठीक नहीं है। तो आपने तो धर्म परिवर्तन कर दिया, लेकिन जो आने वाला पीढ़ी क्या करेगा? आने वाली पीढ़ी समाज खोजेगा, उसको भी शादी पर ब्याह करना है, उसको भी मरनी हजनी में जाना है। तो एक गांव के 2 आदमी ने धर्म परिवर्तन किया और कल उसको समाज की जरूरत पड़ेगा तो परेशानी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उसके माता पिता ने धर्म परिवर्तन किया, लेकिन उसके बच्चे क्या करेंगे? उनको सोचना है समाज से बड़ा कोई नहीं है। जिस समाज में हमने जन्म लिए हैं वही समाज अपना है, बाकी सब बेकार है। जी, 1 साल अभी होने को है भाजपा सरकार को छत्तीसगढ़ में, लेकिन जो हालात अभी वर्तमान में दिख रही है कानून व्यवस्था की, चाहे कवर्धा की बात करें या सूरजपुर की बात करें या बलौदा बाजार की बात करें, क्या लगता है ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? नहीं, काम तो कर रहे हैं, है ना, लोगों को जोड़ रहे हैं, और जो ये अपराध ये सब चीज धीरे धीरे सब समाप्त होंगे। और हमारे तो जो वजन है और हमारे जो डिप्टी सीएम है, गृह मंत्री के जो पद में है हमारे विजय शर्मा जी, बहुत एक्टिव आदमी, बहुत एकदम सुपुर्द काम करने वाला आदमी। ऐसा हमारे विजय शर्मा जी ने बहुत ही अच्छे से गंभीरता से ले रहे हैं, कर रहे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा जो पुराना हुआ है उसमें करके बहुत ही अच्छा ढंग से करेंगे और राम राज्य स्थापित करने में माहिर है। जी, हमारे इसी कार्यक्रम में सर विजय शर्मा जी ने कहा था कि जो वादा किया गया था बीजेपी के द्वारा चुनाव से पहले, अभी 1 साल हुआ नहीं है, 80% लगभग वादे को पूरा कर चुके हैं। क्या आपको भी लगता है आपके क्षेत्र में वो सब काम हुई है? हाँ, काम हुआ है। जैसे हमारा महातारी बंधन ये घोषणा में आया था, ये पूरा हो गया। और हमारे किसानों का एकड़ में 21 कुंटल खरीदने की बात हुआ, जैसे ही चुनाव हुआ उसको ये 21 कुंटल धान खरीदे और 3100 रुपया एक मुश्त आया। ये भी एक घोषणा था, ये भी आसानी से हो गया। ये जो घोषणा है पूरा पूरा हो रहा है। और जो 2 साल का बोनस भी बचा था उसको भी हमारे मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी ने दिया। आवास, हाँ, आवास का जो घोषणा किया था, आवास भी 9 करोड़ अभी हुआ है फर्स्ट फेज में। सेकंड फेज में फिर 9 करोड़ होगा। 18 करोड़ की जो छत्तीसगढ़ में मांग था वो पूरा हो जाएगा। और जो अभी फर्स्ट किस्त किसानों जनता के बीच में जो आवासों पे जो स्वीकृति हुआ है उनके खाते में पहुंच गए हैं, डायरेक्ट बना रहे हैं जी। ये पहली बार है हमने राजनीति में इतने साल से हैं कि पहली बार कोई सरकार ने जितने भी घोषणा किया था उसको बहुत जल्दी धरातल में लाया। जी, कांग्रेस के हार के पीछे का एक कारण ये भी रहा कि शराबबंदी का वादा करने के बाद उन लोग मुकर गए। क्या बीजेपी शराबबंदी की ओर बढ़ेगी, कुछ कदम उठाएगी शराबबंदी को लेकर? देखो, शराबबंदी जो है समय समय अनुसार क्षेत्र अनुसार होता है और हमें तो इसमें मुद्दे में कभी आए नहीं है। और जिस मुद्दे में हमने जाने नहीं है, मुद्दे में हमारी सरकार ने घोषणा नहीं किया न कुछ नहीं, तो उसमें बात करने का कोई महत्व नहीं है। हमने जो किया था, जो वादा किया था उसने पूरा किया। और शराब जो बंदी बोल रहे हो, अभी तो समय समय क्षेत्र मांगी अनुसार होगा। और हमारे शासन प्रशासन सब चीज देख रहा है। और हमारे रायपुर में बीच में बैठकर शीर्ष में बैठकर हमारे मुख्यमंत्री सब चीज का नजर रख रहे हैं जी। और खुद आदिवासी आदमी है, आदिवासियों के हित कहाँ है, आहित कहाँ है, ये सब चीज जानते हैं जी। रात दिन स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। आपके पास लगभग 4 साल का समय है, तो इन 4 सालों में अगर मैं आपसे पूछूं कि 2-3 काम ऐसा कौन कौन से है जो बड़ी है जिसको आप करना ही चाहते हैं किसी भी हाल में? पहले तो मैं स्वास्थ्य पे काम करूंगा और पहले मैं पानी में काम करूंगा। और जो लाइट है, लाइट का अच्छा सब स्टेशन बने और मेरे जनता जनार्दन, मेरे भगवान लोगों को आसानी से लाइट मिलते रहे, 24 घंटा मिलते रहे। और जो कनेक्टिविटी है रोड का, जैसे खेत तक जाना, रोड बनाना, गांव से शहर की ओर जोड़ना, ये रोड को मैं पहली प्राथमिकता दूं जी। अगर आसाराम नेताम जी राजनीति में नहीं आ रहे थे तो क्या करते रहते? मैं किसान था, किसान करता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज भी थरा लगाता हूँ, धान काटता हूँ, नींदता हूँ, भारा बांधता हूँ, थ्रेसर चलाता हूँ, हार्वेस्टर चलाता हूँ। मुझे कोई नहीं काम, कोई छोटा बड़ा, मैं हर काम किया हूँ। जेसीबी चलाता हूँ, ट्रक चलाया हूँ, हमाली किया हूँ,
हर चीज काम करता हूँ, वह दिखावा वाला काम नहीं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहाँ तक है आपकी? महत्वाकांक्षा, जैसे आदमी ने एडमिशन लेता है और एडमिशन लेकर वो पढ़ना अच्छा पढ़ेगा तो पास होते जाएगा, और जहाँ जहाँ पद प्रतिष्ठा है वहाँ वहाँ पहुँचता है। जैसे पहले भर्ती होगा, दूसरी पढ़ेगा, तीसरी पढ़ेगा, चौथी पढ़ेगा, पांचवी पढ़ेगा, वैसे ही हम लोग योग्यता आते जाएगा। हमारे शीर्ष नेता लोग देखेंगे कि इसमें काबिलियत है, इसमें है, तो हमारा बढ़ाते जाएंगे, पोस्ट देंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी मांगने का नहीं, वो लोग देते हैं। वैसे में मैं मांगता या मैंने कुछ करता और मेरे में काबिलियत नहीं होता और मैं मांगने ही चला जाता तो मुझे मिलता कि नहीं मिलता कोई गारंटी नहीं। आज हम काम किए, लोगों की सेवा में किए, हमने पढ़ाई की, योग्यता बढ़ता गया, वो लोग देते हैं। मैं इसलिए माँ बाप बोलता हूँ, मेरे जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, मेरा माँ है, मेरा बाप है, मेरा परिवार है, उसने चिंता करता है कि हमारे लड़के को कहाँ कहाँ बिठाना है। ये मेरे लिए चिंता नहीं करते, पूरे जितने भारतीय जनता पार्टी के हैं उन एक एक कार्यकर्ता का चिंता करते हैं। वो है भारतीय जनता पार्टी, कभी वो बड़ा छोटा कभी नहीं करती, वो मेहनत पर ध्यान देते हैं। और ये जो हमारा भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबको नजर में रखते हैं, उसमें जो भी उस सदस्य मेंबरशिप करते हैं वो सबको अपना मानते हैं। कोई बड़ा नेता का बेटा है तो इसको इस पद में बिठाना है, तो ये हमारे में परिवारवाद नहीं है, मेहनतवाद है। मेहनत करिए और पद पाइए और लोगों का सेवा करिए। जी बहुत धन्यवाद सर, आप समय निकाले हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में आए। जाते जाते कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से, खासतौर पे आपके विधानसभा क्षेत्र की जनता को? नहीं, पहले तो आप लोग उतने दूर से आए, ये किसान का बेटा को आपने एक आपके चैनल के माध्यम से, TNR के माध्यम से इस को आपने एक उनकी जीवन परिचय पूछे, इसलिए मैं सब आपके विभाग को, आपके सभी सदस्यों को, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप जैसे ऐसे बस्तर के हमारे नेतागण, हमारे विधायक गणों को आपके माध्यम से ने प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जोड़िए, लोगों को बताइए कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम तो काम है और पद प्रतिष्ठा आता जाता है, लेकिन क्षेत्र का विकास भी होना है। ऐसा आपने दिखाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं आप लोगों को कि आप लोग ऐसे आते रहे। हमारे क्षेत्र के जो विकास के बारे में जो नहीं हो रहा है सही भी बताना है, ऑपोजिट बात को भी बताना है, इससे हमारा ध्यान रहता है और काम करने में ललक भी होता है। और काम करता है उसमें गलती होता है, और काम नहीं करेगा उससे कोई गलती नहीं होगा। आप एक जगह बैठ जाओ, कोई गलती नहीं होगा। अब यहाँ से उठोगे तो कहीं चीटी खुदाएगा, कहीं टूट जाएगा, कहीं परेशानी होगा। तो काम करने वाले को कहीं ना कहीं गलती होता है, और गलती को बताने के लिए आप लोग हो। अब आप लोगों ने रायपुर से आके हम गांव में बता रहे हैं, ये सबसे बड़ा धन्यवाद है। आप लोग ऐसे ही प्रेम, ऐसे ही आशीर्वाद बनाते रहें और हम मिलजुल कर काम करते रहें, क्षेत्र का भी हो और हमारे छत्तीसगढ़ के हो। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे विधायक आसाराम नेताम जी को, जिन्होंने बताया कि अभी जो 1 साल में कितना काम होना चाहिए था वो काम करने का पूरा प्रयास किया। आने वाले 4 साल में किन किन क्षेत्रों में काम करने, उसमें काम करने का पूरा प्रयास करूंगा। साथ ही फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।